इस सेशन में हम चैप्टर करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9 जो कि है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स। इसमें हम मेनली पढ़ने क्या वाले हैं कि एनिमल्स जो है अपनी जगह पे कैसे अडेप्ट करते हैं, वो किसी भी जगह पे रहने के लिए उनमें कौन कौन से फीचर्स आते हैं। तो ये सब हम इसमें देखने वाले हैं वन बाय वन करके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अडेप्टेशन क्या होता है। ठीक है, अडेप्ट करना, अपने आप को मतलब ढालना, किसी इन्वायरमेंट के अनुसार अपने आप को चेंज करना। तो जो हैबिट्स होती हैं किसी भी प्लांट या एनिमल की, और जो उनके फीचर्स होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं क्या करने में, लिव करने में अपनी सराउंडिंग्स में, इसको हम क्या बोलते हैं, अडेप्टेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो डेजर्ट होते हैं वहां पे कैमल मिलते हैं। तो कैमल क्या होते हैं, कैमल की लंबी लंबी टांगे होती हैं। क्यों होती है? ताकि वो जो हीट होती है, मिट्टी की जो रेत की हीट होती है, वो उनकी बॉडी तक ना जाए। ठीक है, तो ये होती है अडेप्टेशन। प्लांट के एग्जांपल लेते हैं, जो कैक्टस होता है उनमें जो लीफ होती है, पत्तियां नहीं होती हैं, बिल्कुल स्पाइनी लीफ होती हैं, ताकि ट्रांसपीरेशन ज्यादा ना हो, पानी का लॉस ना हो। तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं, ये फीचर्स और ये हैबिट्स जो होती हैं किसी भी प्लांट्स या एनिमल्स की, क्या करती हैं, ये हेल्प करती हैं उनको लिव करने में। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अडेप्टेशन। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं हैबिटेट, और फर्दर देखेंगे टाइप्स ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट क्या है? हैबिटेट होती है एक रहने की जगह, ड्वेलिंग प्लेस या फिर होम हम बोल सकते हैं। वो जहां पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है उसको हम बोलते हैं कि वो उसकी हैबिटेट है। ठीक है, जैसे हम घरों में रहते हैं, एनिमल्स के लिए घर नहीं होते हैं, राइट, उनके अलग शेल्टर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो डेजर्ट में जो एनिमल्स होते हैं, कुछ एनिमल्स नीचे ब्यूरोज बिल बना के वहां पे रहते हैं। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं कि ये उसका हैबिटेट है। कुछ जमीन पे रहते हैं, कुछ पानी पे रहते हैं। तो दीज आर टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स। वन बाय वन हम फर्स्ट टाइप देखेंगे, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होता है वो ऑर्गेनिज्म जो लैंड पे रहते हैं, उसको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, या फिर उनका हैबिटेट क्या है, लैंड पे रहना। फॉर एग्जाम्पल लैंड कहाँ कहाँ पे आती है, फॉरेस्ट जंगल में, ग्रासलैंड में, डेजर्ट्स में, कोस्टल एरिया मतलब कि जो एरिया समुद्र के पास रखता है उसको क्या बोलते हैं हम, कोस्टल एरिया, माउंटेन रीजन मतलब पहाड़ वाला रीजन। तो ये सारे किसके अंडर आते हैं, ये आते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंडर। नेक्स्ट इज एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं, उसकी जगह को हम बोलते हैं कि दे आर लिविंग इन अ एक्वेटिक हैबिटेट, जो वाटर में रहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आएगा जैसे पोन्ड्स हो गया, तालाब, लेक्स हो गया, नदियां हो गई। तो ऐसे हैबिटेट को हम क्या बोलेंगे, एक्वेटिक हैबिटेट। नेक्स्ट अब हमें एक पॉइंट देखते हैं, स्टिमुली। स्टिमुली क्या होता है? जब हमारे आसपास कुछ चेंजेस होते हैं, किसी भी प्रकार का चेंज होता है, तो हम उसको एक अपना रिस्पॉन्स देते हैं, और जो चेंज होते हैं उन्हीं चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, स्टिमुली। तो चेंजेस इन आवर सराउंडिंग दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू दैम, मतलब ऐसे चेंजेस हमारे सराउंडिंग में जो हमें कहीं ना कहीं फोर्स करते हैं उन चेंजेस के लिए रिस्पॉन्ड करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिमुली। फॉर एग्जाम्पल मिमोसा प्लांट, जिसको हम टच मी नॉट भी बोलते हैं और छुई मुई प्लांट भी बोलते हैं। जब आप इसकी प्लांट की लीफ को टच करेंगे तो ये खुद को फोल्ड कर लेती है, मतलब कि इस प्लांट की लीफ के राउंड चेंज क्या हुआ, आपने उसको टच किया, और टच करने के बाद उसने रिएक्शन क्या दिया, लीफ को क्या कर लिया, फोल्ड कर लिया। तो इसी चीज को हम क्या बोलेंगे, ये होता है स्टिमुली। आपने टच किया तो वो एक स्टिमुली था प्लांट के लिए, और फिर उसने जो एक्शन लिया फोल्ड करने के लिए, वो उसकी क्या थी, सेंसिटिविटी। तो एबिलिटी होना एक ऑर्गेनिज्म की रिस्पॉन्ड करना किसी भी स्टिमुली को, उस जो अडेप्टेशन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे कैसे कैसे एनिमल्स और प्लांट्स खुद को अडेप्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम देखेंगे डेजर्ट में। तो आपको पता है डेजर्ट में क्या कंडीशंस होती हैं, वाटर की कमी होती है। ठीक है, और वहां पे जो टेम्परेचर होता है, दिन के टाइम बहुत ही ज्यादा हॉट डे होता है, और रात के टाइम बहुत ही ज्यादा कोल्ड नाइट्स होती हैं, क्योंकि जो सैंड होती है वो जल्दी ही गर्म हो जाती है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है। सो ये था डेजर्ट में कुछ कंडीशंस। इसके बाद हम देखते हैं डेजर्ट में जो कैमल है वो खुद को
कैसे अडॉप्ट करता है अपने इन्वायरमेंट में। जैसा कि हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है दिन के टाइम पे, तो उस चीज से बचने के लिए कैमल्स के पास क्या है, बड़ी बड़ी लेग्स हैं, लॉन्ग लेग्स हैं, और उस वजह से जो सैंड की हीट होती है वो उसके पास तक नहीं पहुंच पाती है, बिकॉज दे हैव अ लॉन्ग लेग्स। उसके बाद इनकी इंटेस्टाइन जो होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है। लॉन्ग आईलैश, लॉन्ग आईलैश क्यों होती है, ये लॉन्ग आईलैश इसलिए होती है ताकि जो मिट्टी वगैरह उड़ती है वो इनकी आंखों में ना घुसे, उसके लिए ये इस फीचर से खुद को अडॉप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट, जो ये एक्सक्रीट करते हैं यूरिन, बहुत ही कम अमाउंट में एक्सक्रीट करते हैं, क्योंकि इन्हें ऑलरेडी वाटर की शॉर्टेज होती है और वाटर को सेव करने के लिए ये बहुत ही ज्यादा कम यूरिन एक्सक्रीट करते हैं। जो इनका डंग होता है वो काफी ड्राई होता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन बहुत ही ज्यादा हो जाती है, इस वजह से ड्राई डंग होता है ये। और ये मोस्टली स्वेटिंग नहीं होती है इनमें, और इसी वजह से, इन सभी फीचर्स की वजह से ये बहुत ही दिनों तक, लंबे टाइम तक विदाउट वाटर रह सकते हैं। तो ये सारी अडेप्टेशन होती है कैमल्स में। नेक्स्ट हम देखते हैं जो रैट्स और स्नेक होते हैं डेजर्ट में, वो कैसे रहते हैं। उनके तो कोई लंबी लंबी टांगे भी नहीं होती हैं, तो भाई वो कैसे सरवाइव करेंगे। तो रैट्स और स्नेक्स क्या होता है, वो मिट्टी में डीप सैंड में जाके बिल बना लेते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, ब्यूरोज बनाते हैं। तो डे के टाइम पे, दिन के टाइम पे जब ज्यादा गर्मी पड़ रही होती है तो वो इस ब्यूरोज में जाके छिप जाते हैं, और रात के टाइम पे वो बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह से रैट और स्नेक, जो चूहे और सांप जो होता है, वो खुद को अडॉप्ट करते हैं। नेक्स्ट इज प्लांट। प्लांट में एग्जाम्पल हम लेंगे कैक्टस। ये कैसे अडॉप्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो इनकी लीफ होती है वो या तो एब्सेंट होती है प्लांट्स में, जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं, या फिर स्पाइन शेप की होती है। ठीक है, स्पाइन शेप की क्यों होती है, ताकि जो वाटर का लॉस है वो कम हो, बिल्कुल भी ना हो। तो उस चीज से बचने के लिए कुदरत ने ही ने एक अच्छा फीचर दिया है कि जो लीफ है ये स्पाइन की फॉर्म में हो सकती है। नेक्स्ट, जो फोटोसिंथेसिस होती है इन प्लांट्स में, वो कहाँ से होती है, वो स्टेम से होती है। जो तना होता है वही फूड बनाने का काम करता है, और जो स्टेम होता है उसके ऊपर एक मोटी वैक्सी लेयर होती है। किस चीज के लिए, वाटर को सेव करने के लिए, कि फालतू में ट्रांसपीरेशन हमारे प्लांट्स में ना हो, इसलिए इनके ऊपर क्या होती है, थिक वैक्सी लेयर होती है। इनकी बहुत ही ज्यादा डीप गहरी रूट होती है। क्यों होती है, जितनी गहरी रूट होगी तो जो रूट्स होंगी वो ट्राई करेंगी, जहां पे भी वाटर मिलेगा वाटर लेके एब्जॉर्ब करके आएंगी, तो इसीलिए इनकी डीप रूट होती है। आई होप आपको डेजर्ट के कुछ प्लांट्स, एनिमल्स का अडेप्टेशन क्लियर हो गया होगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो कैसे अडॉप्ट करते हैं। तो कुछ एनिमल्स को हम देखने वाले हैं इसमें। सबसे पहले हम लेंगे फिश। फिश, जैसे कि आपको पता है इसका हैबिटेट क्या होता है, एक्वेटिक हैबिटेट होता है। सो ऑलरेडी हम इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस चैप्टर में, आप देख सकते हैं बॉडी मूवमेंट्स में। फिश जो होती है उसकी शेप कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन शेप होती है, और इस शेप की वजह से ये पानी में इजीली मूव कर पाती है और स्विम कर पाती है, मतलब कि स्ट्रीमलाइन शेप की वजह से ही ये तैर सकती है। ठीक है, अगर स्ट्रीमलाइन शेप ना हो तो ये नहीं तैर पाएगी। ओके, उसके बाद इसकी बॉडी के ऊपर स्लिपरी स्केल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, और एक इजी मूवमेंट हो पाए पानी के अंदर उसमें ये हेल्प करते हैं। उसके बाद फिश में फ्लैट फिन्स होते हैं और टेल होती है, और ये दोनों चीजें किसमें हेल्प करती हैं, स्विम करते वक्त डायरेक्शन अगर चेंज करनी पड़े तो फिन्स की हेल्प से, टेल्स की हेल्प से चेंज होता है, और साथ में ये दोनों चीजें बॉडी को बैलेंस बनाने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट, जो फिश होती हैं वो पानी के अंदर कैसे ब्रीथ करते हैं, जैसे हम अपने नोस्ट्रल से ब्रीथ करते हैं, ऐसे ही जो फिश होती हैं वो गिल्स से ब्रीथ करती हैं, और क्या लेती हैं, जो पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन होता है उसको यूज करने के लिए किसका यूज करती हैं, गिल्स का यूज करती हैं। आई होप आपको फिश का क्लियर हो गया होगा। स्ट्रीमलाइन शेप होती है, सेकंड फिन्स और टेल होती है बैलेंस बनाने के लिए, स्लिपरी स्केल्स होते हैं, और गिल्स होती है ताकि वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ एडिशनल एक्वेटिक हैबिटेट्स। इसमें आता है ऑक्टोपस और स्क्विड्स। ऑक्टोपस और स्क्विड्स ये दोनों, इनकी शेप जो है वो स्ट्रीमलाइन शेप नहीं होती है, और इसी वजह से
ये तैर भी नहीं सकते हैं, ठीक है। और नहीं तैरने की वजह से ये कहाँ पे रहते हैं, बेड पे रहते हैं, लिव ऑन द सी बेड। और जो ये ब्रीथ करते हैं वो किससे करते हैं, गिल्स की हेल्प से ब्रीथ कर पाते हैं। नेक्स्ट इज डॉल्फिन्स, वेल्स, सील्स, वेलरस, पोर्पोइजेस। ये जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं इन सभी में क्या होता है, ये ब्रीथिंग किससे करती हैं, इनमें गिल्स नहीं होते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इनमें गिल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। फिर ये ब्रीथ किससे करते हैं, ये ब्रीथ करते हैं अपने नोस्ट्रिल से, या फिर इनके हेड के ऊपर 2 ब्लो होल्स होते हैं जिनसे ये ब्रीथ कर पाते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिश में हमने देखा स्ट्रीमलाइन शेप होती है, स्लिपरी स्केल्स होते हैं, फिन और टेल होती है जो कि डायरेक्शनल बैलेंस में हेल्प करती है, गिल्स के थ्रू से वो ऑक्सीजन ले पाते हैं। स्क्विड एंड ऑक्टोपस में गिल्स होते हैं, ये इनकी स्ट्रीमलाइन शेप नहीं होती है इसलिए ये नहीं तैर सकते हैं। और ये जो समुद्र का निचला सतह जो होता है वहां पे ये रहते हैं। डॉल्फिन, व्हेल्स, सील्स, वेलरस, पोर्पोइजेस, इनमें गिल्स नहीं होते हैं तो ये किससे ब्रीथ करते हैं, नॉस्ट्रिल्स और ब्लो होल से। आई होप आपको ये एक्वेटिक हैबिटेट्स के कुछ एग्जाम्पल। टू नेक्स्ट हैबिटेट जो कि है माउंटेन रीजन, मतलब कि पहाड़ी एरिया में ये जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो खुद को कैसे अडोप्ट करते हैं उस इन्वायरमेंट में, कैसे वो ऐसे फीचर्स डेवलप कर लेते हैं कि वो इतनी ठंड में भी रह पाते हैं। तो इसमें हम ये देखने वाले हैं। देखते हैं कि माउंटेन रीजन्स में कैसा इन्वायरमेंट होता है। बहुत ही ज्यादा कोल्ड, ठंडी होती है, विंडी होता है, मतलब हवाएं चलती रहती हैं। और सर्दियों में क्या होता है, वहां पे स्नोफॉल होता है, जैसे बारिश होती है ऐसे ही स्नो की बारिश होती है। उसके बाद जो माउंटेन रीजन्स होते हैं यहाँ पे बहुत ही तरह के प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं, मतलब कि बहुत ही ज्यादा टाइप्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं। उसके बाद जो ट्रीज होते हैं वो खुद को, जैसा कि हमने देखा यहाँ पे स्नोफॉल होती रहती है, तो इसी वजह से जो ट्रीज होते हैं उनकी शेप कैसी हो जाती है, कोन शेप हो जाती है। कोन शेप के ट्री क्यों होते हैं, ये कोन शेप के ट्री होंगे तो कोई बर्फ अगर उस पर पड़ेगी तो बर्फ उनके ऊपर ना रहे, वो फिसलती जाए नीचे की तरफ, इस वजह से इनकी कोन शेप होती है। उसके बाद जो लीफ होती है, जो पत्तियां होती है वो कैसी होती है, निडल लाइक होती है, ताकि जो बारिश की बूंदे हैं वो वहां पे इकट्ठी ना हो, नीचे की तरफ चली जाएं। उसके बाद जो एनिमल्स होते हैं माउंटेन रीजन में, उनकी जो स्किन होती है बहुत ही ज्यादा मोटी होती है, थिक स्किन होती है, और उस स्किन के ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, फर बोलते हैं, जो कि एनिमल्स को हेल्प करते हैं गर्म रखने में, ताकि उनको ठंडी ना लगे। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल याक में क्या होता है, उसकी बॉडी के ऊपर लंबे लंबे बाल होते हैं ताकि वो उसको वार्म रख पाए। उसके बाद नेक्स्ट है स्नो लियोपार्ड। ये कैसे अपने आप को अडोप्ट करता है, इसकी बॉडी के ऊपर, इसके जो फिट होते हैं उसके ऊपर जो टोज होते हैं उन सब पे एक मोटा फर होता है जिससे वो हेल्प करते हैं इतने ठंडे इन्वायरमेंट में रहने के लिए। नेक्स्ट इज माउंटेन गोट। जो बकरी होती है माउंटेन में जो पाई जाती है, उनमें क्या होता है, जो उनके हूव्स होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्यों होते हैं, ताकि वो रन कर पाए, दौड़ पाए। कहाँ पे, जो माउंटेन एरिया होते हैं, जैसे इस माउंटेन के ऊपर उनको चढ़ना है तो वो कैसे चढ़ेंगी, अगर उनकी हूव्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो वो चढ़ जाएंगी। अब हूव्स किसको बोलते हैं, पैर के नीचे एक पार्ट होता है उनका जो कि काफी स्ट्रॉन्ग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हूव्स बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको माउंटेन रीजन का क्लाइमेट कैसा होता है, एनिमल्स खुद को कैसे अडॉप्ट करते हैं, क्लियर हो गया। देखते हैं जो ग्रासलैंड्स होते हैं उसमें कैसे एनिमल्स खुद को अडॉप्ट करते हैं। अब जैसे कोई एक एरिया है, वहां पे शेर भी रहेंगे, कुत्ते भी रहेंगे, भेड़िए भी रहेंगे। अब एक दूसरे से वो कैसे सेफ रह सकते हैं कि वो उसके ऊपर हमला ना कर पाए, वो उसके ऊपर हमला ना कर पाए, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं कि वो इन फीचर्स का यूज करके खुद को अडॉप्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लोयन और डियर, ठीक है। हम इन दोनों एग्जाम्पल से देखने वाले हैं कि एक दूसरे से के साथ कैसे रहते हैं, कैसे अडॉप्ट हो पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे प्रीडेटर और प्रे के बीच में। प्रीडेटर कौन होता है, जो शिकार करता है, जो हमला करता है, और जिस पे हमला किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रे बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो शेर होता है वो क्या करता है, वो हमला करता है, किसके ऊपर करता है, हिरण के ऊपर हमला करता है, तो इसीलिए लोयन क्या हुआ, प्रीडेटर हुआ, और जो डियर है वो क्या हुआ, प्रे हुआ, ठीक है।
इंग्लिश का एक क्वेश्चन बन जाता है डियर वर्सेस डियर, जो कि आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, देखते हैं हम लोएन। लोएन कैसे अडॉप्ट खुद को करता है। जो लोएन का स्किन कलर होता है ना, वो लाइट ब्राउन कलर होता है, ताकि वो हमला करते वक्त जिसपे वो हमला करने वाला है उसको चकमा दे सके, उससे छुप सके। तो इसीलिए उसका कलर जो होता है कैसा होता है, लाइट ब्राउन कलर का होता है। उसके बाद जो उसकी आंखें होती है ना, वो उसके फेस की तरफ होती है, बिल्कुल फेस के सामने होती हैं, इन फ्रंट ऑफ फेस, ताकि वो अपने शिकार पर अच्छे से फोकस कर पाए। ठीक है, ये था अडेप्टेशन कुछ लोएन की। नेक्स्ट अब हम देखते हैं डियर, जो हिरन है वो जंगल में कैसे रह पाता है। फॉर एग्जाम्पल जो डियर होता है, जैसे हमें पता है डियर प्लांट्स खाता है, उनके प्लांट के तने खाता है, पत्तियां खाता है। तो इसी वजह से जो डियर होता है उनकी जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, काफी स्ट्रोंग होते हैं। स्ट्रोंग अब ये यूज कहाँ पे होंगे, ताकि वो मोटे से मोटा तना खा पाए। ठीक है, उसके बाद इनके कान कैसे होते हैं, लंबे लंबे कान होते हैं, लॉन्ग ईयर होते हैं। और ये किस लिए इसमें इनके कान जो लंबे ही क्यों होते हैं, ताकि ये जो इनका शिकार करने वाले हैं उनकी मूवमेंट, मतलब जब शिकार करने वाला इनके पास आ रहा होता है तो उसकी मूवमेंट को सुन पाए, इस वजह से इनके लंबे लंबे कान होते हैं। नेक्स्ट इज आईज, जो इनकी आंखें होती है, कहाँ पे होती हैं, जैसे शेर की आंखें तो बिल्कुल फ्रंट में थी हेड के, बट इनकी आंखें फ्रंट में नहीं होती हैं, साइड में होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑन द साइड ऑफ हेड, मतलब कि सिर के साइड में होती हैं, ताकि वो अपनी आंखों का यूज करके हर एक डायरेक्शन में ध्यान रख पाए कि कहाँ से मेरा हमलावर आ सकता है, कहाँ से मेरे सामने मेरा प्रीडेटर आ सकता है। तो इसी वजह से उनकी आईज क्या करती हैं, हेल्प करती हैं वो प्रीडेटर से बचने में, ताकि वो सारी डायरेक्शन में देख पाए। उसके बाद उनमें एक क्वालिटी और होती है, उनकी रनिंग स्पीड, मतलब भागने की स्पीड काफी ज्यादा होती है, ताकि वो शेर से बच पाए। तो ये कुछ अडेप्टेशन होती है, मतलब अपनी बॉडी में ही चेंजेस कर लेना, ताकि आप अपने इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में रह पाए। ठीक है, compete कर पाए दूसरे एनिमल्स के साथ। तो इन्हीं चीजों को हम क्या बोलते हैं, अडेप्टेशन बोलते हैं। आई होप आपको अडेप्टेशन क्लियर हो गई होगी। हमने डेजर्ट में पढ़ा, ठीक है, डेजर्ट के बाद हमने एक्वेटिक अडेप्टेशन पढ़ी, उसके बाद हमने कुछ माउंटेन रीजन की अडेप्टेशन पढ़ी, फिर हमने ग्रासलैंड में लोएन और डियर की अडेप्टेशन पढ़ी है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बायोटिक कंपोनेंट वर्सेस एबायोटिक। ये क्या होता है, बायोटिक कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जो कि लिविंग होते हैं। कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं। और एबायोटिक कैसे होते हैं, ये होते हैं नॉन लिविंग। अब एक इन्वायरमेंट है, उसमें जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं वो किस कैटेगरी में आएंगे, बायोटिक कैटेगरी में आएंगे। और जैसे कि सोइल हो गया, मिट्टी हो गया, पानी हो गया, एयर हो गई, ये किसमें आते हैं, ये एबायोटिक कंपोनेंट। अब हम नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट पे चलते हैं। कुछ प्रोसेसेस देखेंगे जो कि हमारी बॉडी में हेल्प करते हैं, हर एक एनिमल की बॉडी में हेल्प करते हैं कुछ ना कुछ सिस्टम में। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सक्रीशन क्या होता है। एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी बॉडी से जो वेस्ट होता है उसको बाहर निकालते हैं। तो ये होता है एक्सक्रीशन सिस्टम। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस है हमारे इस अर्थ पे, हमारी धरती पे, जो कि सरवाइव हम, जिसकी वजह से हम, हमारी जो स्पीसीज है वो सरवाइव कर पा रही है। ठीक है, किसी भी एनिमल की स्पीसीज को अगर सरवाइव कराना है, उसको हमेशा जिंदा रखना है, तो क्या जरूरी है, रिप्रोडक्शन जरूरी है। ठीक है, रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, वो अपने जैसा ही एक दूसरी जिंदा लिविंग लाइफ को प्रोड्यूस करेगा। अब इसको प्रोड्यूस करने के भी दो तरीके होते हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं ओविपेरस और कुछ होते हैं विविपेरस। ओविपेरस में आपको ओ आ रहा है, ओ मतलब गोल गोल दिख रहा है, मतलब कि जो एग्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, एग्स की फॉर्म में रिप्रोड्यूस करते हैं, उसको हमको बोलते हैं ओविपेरस एनिमल्स। और जो यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, विविपेरस। तो जो यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं उनको हम बोलेंगे विविपेरस। मतलब कहने का
सिंपल शब्दों में समझे, विविपेरस का मतलब होता है जब डायरेक्ट बच्चे को जन्म दिया जाए। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग है, वहां पे ऐसा तो है नहीं कि पहले बाहर अंडा आता है, अंडे से फिर बच्चा निकलता है, डायरेक्ट बेबी निकलता है, राइट। तो बेबी की डिलीवरी होती है, उसको हम बोलते हैं विविपेरस। तो ह्यूमन बीइंग किसमें आएंगे, विविपेरस एनिमल्स में आ जाते हैं। अब जो मुर्गी होती है वो किस में आती है, ओविपेरस में आती है। क्यों आती है, क्योंकि वो एग को हैच करती हैं और उस एग में से कुछ टाइम बाद फिर फर्दर बेबी प्रोड्यूस होता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट प्रोसेस, रेस्पिरेशन वर्सेस ब्रीथिंग। तो रेस्पिरेशन तो जो है क्या है, एक पूरा सिस्टम है, कैसे हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, अंदर कैसे लंग्स के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होता है और कैसे फिर एनर्जी ऑब्टेन होती है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। बट जो ब्रीथिंग है वो सिर्फ इसका एक पार्ट है, इसका अंग है। ब्रीथिंग का मतलब सिर्फ इतना होता है, सांस को लेना और सांस को छोड़ना, मतलब कि इनहेल और एक्सहेल, इनहेल करना ऑक्सीजन को, एक्सहेल करना CO2 को। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं। अर्थवॉर्म जो होते हैं किससे रेस्पिरेशन करते हैं, स्किन के थ्रू, अपनी त्वचा के थ्रू वो रेस्पिरेशन कर लेते हैं। ह्यूमन बींग्स किससे करते हैं, फेफड़े, लंग्स की हेल्प से करते हैं। फिश किससे करते हैं, गिल्स की हेल्प से करते हैं। और जो प्लांट्स होते हैं उनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। लीफ जो पत्तियां होती है उसमें एक स्टोमेटा होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं और उनमें से जो है गैस का एक्सचेंज होता रहता है। आई होप आपको ये चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब आपके लिए लास्ट इस वीडियो सेशन का, इस लेक्चर का क्वेश्चन ये है कि जो फ्रॉग होता है, हमें पता है कि फ्रॉग लैंड पे भी रह सकता है, वाटर में भी रह सकता है, ठीक है। और उसकी जो लेग्स होती हैं काफी स्ट्रॉन्ग होती है और ताकि वो उछल कूद कर पाए, लीप कर पाए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आपके लिए ये है, जो कैसे फिट होते हैं फ्रॉग के, जिसकी वजह से वो पानी में तैर पाते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आपको बताना है जो फ्रॉग है, मेंढक जो है, उसके फिट कैसे होते हैं जिसकी वजह से वो पानी में तैर पाते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब। हे हाय एवरीवन, आज के इस सेशन में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। सो स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन है कि ऑलरेडी क्लास 6 के चैप्टर 1 to 8 की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं और साथ में उनके नोट्स भी अपलोड हो चुके हैं टेलीग्राम चैनल पर, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ पे जाके ज्वाइन कीजिए और नोट्स का फ़ायदा उठाइए। सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 10 और चैप्टर 9 हम एक कुछ टाइम बाद करेंगे जब सारे चैप्टर्स हो जाएंगे क्लास 6 के। तो एंड में हम चैप्टर 9 को करने वाले हैं। सेकेंड इज़, अब हम, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड इफ़ यू डोंट नो दैट एरोप्लेन जो होता है वो किस प्रिंसिपल पे फ्लाई करता है और साथ में एरोप्लेन की डिस्कवरी किसने की थी, एंड थर्ड पॉइंट इज़ एरोप्लेन जो है फिज़िक्स के अकॉर्डिंग कौन सा टाइप ऑफ मोशन फॉलो करता है, तो ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट। मेज़रमेंट क्या होता है, किसी चीज़ को मापना, नापना, मतलब किसी चीज़ को मापने की यूनिट क्या होंगी। तो जो पुराना समय था उस टाइम पे फिक्स्ड यूनिट नहीं होती थी और उसकी जगह हम क्या यूज़ करते थे, जैसे कि लेंथ ऑफ अ फुट, अपने फुट की लेंथ से हम किसी भी चीज़ की लंबाई मेज़र कर देते थे। सेकंड ऑप्शन क्या होता था, हमारी जो फिंगर होती हैं उनकी विड्थ से हम किसी भी चीज़ को मेज़र कर लेते थे। सेकंड इज़, जो हमारा स्टेप होता है कि हमारे अकॉर्डिंग एक स्टेप लिया हमने, देन सेकंड स्टेप लिया, तो उस चीज़ से भी जो है हम मेज़रमेंट करते थे। बट ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत पहले होती थी एंशिएंट टाइम में, लेकिन इन चीज़ों ने काफ़ी कन्फ्यूज़न किया। अब जिसकी हाइट लंबी होगी उसका स्टेप भी बड़ा होने वाला है, ठीक है, जिसकी हाइट छोटी होगी उसका स्टेप छोटा पड़ने वाला है। सो ये था कन्फ्यूजिंग सिचुएशन। सो ऑल ओवर द वर्ल्ड इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाता है, दैट इज़ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम बोलते हैं SI यूनिट। उसी के अंडर बुक में मेंशन किया गया है जो लेंथ है, लंबाई की SI यूनिट क्या है,
मीटर है। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन कितने टाइप्स का होता है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसको हम रब करते हैं क्योंकि हमें साइड में एग्जाम्पल्स देखने हैं कि कौन सा मोशन किसके अंडर आता है। सो सबसे पहले हम देखते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। कितने टाइप्स के मोशन है? 3 टाइप्स। फर्स्ट इज रेक्टिलिनियर मोशन, ऐसा मोशन जब कोई चीज़ किसी सीधी रेखा में चलती है उसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। सर्कुलर मोशन, जब कोई चीज़ एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड सेम डिस्टेंस पे चलती है उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। लास्ट वन इज पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन कौन सा मोशन होता है? जिसमें एक मोशन जो है खुद को रिपीट करता है कुछ टाइम के अंतराल में। सो उस चीज़ को हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। सो वन बाय वन एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल आता है, जो कार है आपको बतानी है, कार मूव कर रही है एक स्ट्रेट रोड पे, तो वो कौन सा मोशन होगा? रेक्टिलिनियर मोशन होने वाला है। ठीक है। सेकंड, इसके बाद हम देखेंगे एरोप्लेन है। एरोप्लेन हवा में, आसमान में फ्लाई करता है। ठीक है। सो ये कौन सा मोशन फॉलो करता है? ये फॉलो करता है रेक्टिलिनियर मोशन। अब एरोप्लेन ऐसा तो है नहीं जिगजैग पाथवे में चलेगा, ये होता है इसका स्ट्रेट मोशन। ठीक है। नेक्स्ट इज बच्चों की झूलने की जो होती है स्लाइड लेयर, उसमें भी एक रेक्टिलिनियर मोशन होता है। फॉर एग्जांपल ये एक स्लाइड है, तो यहाँ से बच्चा स्लाइड करेगा तो एक स्ट्रेट लाइन में वो मूव कर रहा है, उस मोशन को हम बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। उसके बाद कोई भी चीज़ जिसका फ्री फॉल होता है, फ्री फॉल होता है किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, उस चीज़ को हम, उस मोशन को क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक बॉल है। ठीक है। अब ये बॉल जैसे ही हम इसको छोड़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये गई। ठीक है। तो ये कैसा मोशन था? ये स्ट्रेट मोशन था। ग्रेविटी ने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, इसीलिए ये नीचे गई, ऊपर की तरफ नहीं आई। राइट। सो ये था फ्री फॉल जो आता है वो किस में आता है? रेक्टिलिनियर मोशन में आता है। नेक्स्ट इज सर्कुलर मोशन। ठीक है। सर्कुलर मोशन क्या होता है कि कोई भी चीज़ जब एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड घूमती है। अब आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, जो हमारा सूर्य होता है वो फिक्स्ड होता है यूनिवर्स में, और उसके चारों तरफ अर्थ जो है मूव करती है। फॉर एग्जाम्पल हम अज्यूम करते हैं कि ये हमारा सन है और ये हमारी अर्थ है, तो ये अर्थ जो है ऐसे मूव करती है इसके चारों तरफ, तो ये कैसा मोशन हुआ? सर्कुलर मोशन हुआ। ओके, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हमने पीरियोडिक मोशन देखा कि ऐसा मोशन जो खुद को रिपीट करे फिक्स्ड टाइम में, एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में खुद को रिपीट करता है। तो आपको पता है 24 घंटे होते हैं दिन में, तो ये फिक्स्ड मोशन हुआ। राइट। तो जो ये मोशन होता है अर्थ का सन के अराउंड और मून का अर्थ के अराउंड, ये इन दोनों ऑप्शंस में आता है। ये सर्कुलर भी होता है और पीरियोडिक भी होता है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा आई होप। देखो ये हो गया हमारा सन। ओके, सन के अराउंड अर्थ मूव कर रही है, अर्थ के अराउंड जो हमारा ये हमारा चांद हो गया, मून हो गया, ये इसके अराउंड मूव कर रहा है। तो ये कैसा मोशन हुआ? सर्कुलर भी होगा और पीरियोडिक भी होगा। उसके बाद नेक्स्ट सर्कुलर मोशन क्या हो सकता है? अब अपनी डेली लाइफ में सोचिए, जैसे आप गोल चक्कर आता है ड्राइविंग करते हुए, हम कहीं जाते हैं तो जो राउंड अबाउट आता है रोड पे कि ऐसे घूम के फिर रोड आता है, या फिर ऐसे घूम के फिर यहाँ से रोड जाता है, तो ये जो राउंड अबाउट होता है ये भी कौन सा मोशन होगा? सर्कुलर मोशन होने वाला है। नेक्स्ट पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का एक एग्जांपल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, अर्थ का मूव करना सन के अराउंड और मून का मूव करना अर्थ के अराउंड, ये हो गया हमारा पीरियोडिक मोशन। और इसमें दूसरा ऑप्शन आता है, दूसरा एग्जांपल आता है पेंडुलम। पेंडुलम की जो मूवमेंट होती है वो भी कैसी होती है? पीरियोडिक होती है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन ये है कि
पीरियोडिक मोशन और सर्कुलर मोशन में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले जितने भी सर्कुलर मोशंस होते हैं, ऑल सर्कुलर मोशंस आर पीरियोडिक इन मोशन, ठीक है। बट हर एक पीरियोडिक मोशन जरूरी नहीं है कि वो सर्कुलर में होगा। फॉर एग्जाम्पल जो अर्थ की मूवमेंट है सन के अराउंड, वो पीरियोडिक मोशन में आती है बट वो सर्कुलर में भी आती है, ठीक है। ऐसे ही जो पेंडुलम है वो पीरियोडिक मोशन में आता है बट क्या इसकी मूवमेंट सर्कुलर में आएगी? नहीं आएगी, राइट। सो ये था हमारा पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। पेंडुलम मूवमेंट किस में आती है? पीरियोडिक मोशन में आती है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं आपके लिए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन ये है कि हमने स्टार्टिंग में पूछा था आपसे जो एरोप्लेन है इसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो ये की थी राइट ब्रदर्स ने। किसने की थी? राइट ब्रदर्स ने। वन वॉज ऑरविल एंड सेकंड कौन थे? विल्बर, राइट। उसके बाद एरोप्लेन जो है किस प्रिंसिपल के बेस पे आसमान में फ्लाई करता है? आप सभी को इसका आंसर करना है और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे, डू लाइक, डू शेयर। हे हाय एवरीवन, इस सेशन में हम नेक्स्ट चैप्टर जो कि 11th चैप्टर है क्लास 6 का, दैट इज लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। सो ये हम इसमें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, दैट इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। सो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है, जो अपनी खुद की लाइट एमिट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। उन ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल जो सन है वो कैसा ऑब्जेक्ट है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, इसकी खुद की लाइट होती है, सो दैट्स वाई इट्स ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। आपके लिए ओपनिंग सेशन का एक क्वेश्चन है कि जो मून है, चंद्रमा है, क्या वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है या नहीं है? सो आप सभी को ये कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, प्लीज़ डू कमेंट ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाए लिखने के बाद, इसीलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये डिवीज़न किस बेसिस पे किया गया है? वो ऑब्जेक्ट्स जिनमें से लाइट पास होती है, जिसमें से नहीं होती है, जिसमें से हल्की फुल्की लाइट पास होती है, उन ऑब्जेक्ट्स को हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट चैप्टर में भी हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें से हमें क्लियरली विजिबल नहीं होता है, सॉरी बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता है। सो विजिबिलिटी कैसी होती है? बिल्कुल ज़ीरो होती है। ओके। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ये ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें से विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर होती है, हम आर पार उसके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विजिबिलिटी कैसे हुई? बिल्कुल क्लियर हुई। ट्रांसल्यूसेंट में क्या होता है? ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स में हम क्लियरली नहीं देख पाते हैं, मतलब कि हल्का फुल्का देख पाते हैं। इन दोनों के बीच में ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे हैं या फिर बिल्कुल साफ देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन होती है ट्रांसल्यूसेंट में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं शैडो कैसे बनती है। शैडो जो कि एक डार्क रियल इमेज होती है और जिसको हम शैडो बोलते हैं, वो कैसे बनती है तो ये हमें देखना है। फॉर एग्जाम्पल ये बीम ऑफ लाइट है, ठीक है, और एक यहाँ पे एक ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है, मतलब जिसमें से हम बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं, ठीक है। अब इस ओपेक ऑब्जेक्ट ने इस बीम ऑफ लाइट का रास्ता रोक लिया, ठीक है। जब ये ओपेक ऑब्जेक्ट किसी लाइट का रास्ता रोकता है, सो उस वजह से क्या बनती है? शैडो बनती है, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या आएगा कि शैडो जो है कैसी ऑब्जेक्ट की वजह से बनती है? तो जब किसी पाथवे ऑफ लाइट के बीच में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है तो एक शैडो क्रिएट हो जाती है, और वो शैडो कैसी होती है? रियल इमेज होती है। हायर क्लासेस में हम देखेंगे 2 टाइप्स ऑफ इमेजेस, रियल एंड वर्चुअल। तो जो शैडो होती है वो कैसी होती है? रियल इमेज होती है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा ये किस लिए यूज होता है? ये मोस्टली
ऐसी पिक्चर्स लेने के लिए यूज़ होता है जो ऑब्जेक्ट काफ़ी ब्राइट होते हैं, जिनकी लाइट काफ़ी तेज होती है। फॉर एग्जाम्पल सन की इमेज लेने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? पिन होल कैमरा का यूज़ करते हैं। और एक ये एकमात्र ऐसा कैमरा होता है जिसमें कोई भी लेंस नहीं होता है, नो यूज़ ऑफ लेंस। तो पिन होल कैमरा कैसा हुआ? जिसमें कोई भी लेंस नहीं होता है और ब्राइटली ऑब्जेक्ट्स की फ़ोटो लेने के लिए, इमेज लेने के लिए इस कैमरे को यूज़ में लिया जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम कुछ बेसिक फैक्ट्स देखते हैं। जो हमारी एक्टिविटीज़ गिवन है ना इस चैप्टर की, उनके थ्रू ही हम इसको समझेंगे वन बाय वन। एक बार रिकैप भी हो जाएगा आपका कि क्या हमने पढ़ा है अब तक। सबसे पहले हम देख चुके हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट जब लाइट के पाथ में आता है तो क्या बनती है? शेडो बनती है। शेडो कैसी होती है? डार्क रियल इमेज होती है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड एक्टिविटी है इसमें शो किया गया है कि ट्रांसलूसेंट को पेपर को हम ओपेक कैसे बना सकते हैं। सो जो ट्रांसलूसेंट पेपर होता है, फॉर एग्जांपल ये कोई एक पेपर है, ठीक है। अब आप इसमें क्या करिए, थोड़े से पकोड़े लपेट दिए इसमें, ठीक है। ये हमने पकोड़े डाल दिए। अब इसको बंद कर दो, यहाँ से फोल्ड कर दो थोड़ी देर के लिए, ओके। अब फोल्ड करने के बाद इनको फिर ओपन करके इनको बाहर निकाल दो। अब फिर देखना जो ये पहले ट्रांसपेरेंट पेपर था, सॉरी ट्रांसलूसेंट पेपर था, ये कैसा हो जाएगा? हल्का हल्का ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, मतलब इसमें से हमें विजिबिलिटी होनी शुरू हो जाएगी। सो ये थी हमारी एक्टिविटी सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है कि ओपेक ऑब्जेक्ट्स कैसे बनते हैं, शेडो कैसे बनती है? जब लाइट के पाथ में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उससे हमारी शेडो बनती है। सॉरी। ओपेक ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? जिनमें से लाइट पास नहीं हो सकती है, तो उस वजह से शेडो क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट एक्टिविटी है इसमें कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है। तो लाइट करती है हमेशा कैसे ट्रेवल? स्ट्रेट लाइन में। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कैसे देखना है आपको? ये एक मोमबत्ती लीजिए, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसे ब्लो कर रही है। अब यहाँ पे एक आप पाइप बना लीजिए, अपने फोल्ड कर लीजिए पेपर को, उसमें से ऐसे देखिए। तो आप जैसे जब देखेंगे तो आपको ये लाइट विजिबल होगी, बट जैसे ही आप इस पेपर को ऐसे फोल्ड कर देते हैं और अब इसमें से देखेंगे इधर से, तो आपको ये लाइट विजिबल नहीं होगी। इट मीन्स जो हमारी लाइट है वो किस पाथ में ट्रेवल करती है? स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो है कि हमारा प्लेन मिरर कैसे रिफ्लेक्ट करता है चीज़ों को, वो हम अब इसमें देखने वाले हैं। सो अब क्या देखेंगे? प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे कुछ हल्का फुल्का। जैसे ये हमने प्लेन मिरर लिया, ओके। अब जो बीम ऑफ लाइट इस पे फॉल करेगी, फॉर एग्जांपल ये लाइट फॉल की, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। अब ये सेम जिस एंगल पे फॉल हुई है उसी एंगल पे ये क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट बैक हुई तो जैसे कितनी भी रेज आएंगी वो हमेशा पैरेलल जाने वाली हैं, ठीक है। तो ये था रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर का, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे जो प्लेन मिरर होता है वो इमेज कैसी बनाता है ऑब्जेक्ट की। जैसे एक ऑब्जेक्ट है तो जो इमेज बनेगी वो सेम एज इट इज ये जो ऑब्जेक्ट है प्लेन मिरर से जितने डिस्टेंस पे है, फॉर एग्जांपल इन दोनों के बीच में 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनने वाली है ना वो भी 5 सेंटीमीटर पे ही बनेगी। और इस ऑब्जेक्ट की हाइट हम ले लेते हैं कि ये 2 सेंटीमीटर की हाइट है, तो जो हाइट होगी वो सेम हाइट यहाँ पे भी होने वाली है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज क्या होता है यहाँ पे? लेटरल कन्वर्जन हो जाता है प्लेन मिरर में। जो ऑब्जेक्ट की राइट साइड होती है वो इमेज में लेफ्ट दिखती है
और जो लेफ्ट होती है वो राइट दिखती है। सो ये कुछ क्वालिटीज थी प्लेन मिरर की और उसमें रिफ्लेक्शन कैसे होता है। नेक्स्ट हमें देखना है कि कई बार क्वेश्चन क्या आता है कि इमेज जो होती है प्लेन मिरर कैसी बनाता है। तो देखो सेम डिस्टेंस पे बनाएगा, ओके, सेम साइज की इमेज बनेगी, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतनी ही इमेज बनेगी। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, जो इमेज होती है वो इरेक्ट इन नेचर होती है, इरेक्ट मतलब बिल्कुल सीधी बनेगी, ठीक है। ये था प्लेन मिरर की कुछ क्वालिटीज। इसके बाद हम देखेंगे कि पेरिस्कोप क्या होता है, ओके, और पेरिस्कोप हम क्यों यूज करते हैं। ये हमारी लास्ट एक्टिविटी है इस चैप्टर की जो कि हम देखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक मार्कर। हम अब देखने वाले हैं पेरिस्कोप। सबसे पहला क्वेश्चन, क्यों चाहिए पेरिस्कोप। जैसे प्लेन मिरर में एक ऑब्जेक्ट का एक ही बार रिफ्लेक्शन होगा, राइट, लेकिन मल्टीपल रिफ्लेक्शन किसी चीज़ का कराना है तो उसके लिए हमें पेरिस्कोप की नीड होती है। सो पेरिस्कोप हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के लिए, ठीक है, ओके। सेकंड क्वेश्चन पॉइंट क्या आता है कि एक पेरिस्कोप जो है कितने प्लेन मिरर से बना होता है। तो एक पेरिस्कोप में 2 प्लेन मिरर्स का यूज किया जाता है और फिर एक पेरिस्कोप ऑब्टेन होता है। गॉट इट। सो ये था पेरिस्कोप की जो है बेसिक फैक्ट्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। ये एक्टिविटीज़ जो है इस चैप्टर की काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक बार हम छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसपेरेंट जिसमें से हम बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं, एंड ट्रांसल्यूसेंट जिसमें से हम हल्का फुल्का देख सकते हैं, एंड ओपेक ऑब्जेक्ट जिसमें से हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है कि शैडो कैसे बनती है। जब किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट के जब लाइट जो है ट्रेवल कर रही होती है और उसके बीच में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है तो शैडो बन जाती है, ठीक है। सेकंड एक्टिविटी क्या थी, जब कोई ट्रांसल्यूसेंट पेपर होता है उसको ओपेक पेपर को हम ट्रांसल्यूसेंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा लाइट कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ओके। नेक्स्ट उसके बाद प्लेन मिरर के बारे में हमने देखा कि सेम साइज की इमेज बनती है, सेम डिस्टेंस में बनती है, राइट लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट राइट हो जाता है और एक इरेक्ट इमेज ऑब्टेन होती है, राइट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमने देखा पेरिस्कोप। पेरिस्कोप हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की नीड होती है और इसमें मेनली कितने प्लेन मिरर्स यूज़ होते हैं, 2 प्लेन मिरर्स यूज़ होते हैं। नाउ इस सेशन का आप सभी के लिए लास्ट में एक क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में कि जो हमारा स्काई है वो ब्लू क्यों है। सोचिएगा, बताइएगा रीज़न क्या है। हे हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं चैप्टर 12 जो कि है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। सो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस चैप्टर के अकॉर्डिंग मैं ट्राई करूँगी कि आपका जो माइंड है उसको हर एक कंसेप्ट पे मैं ओपन कर सकूँ कि हाँ ये है तो ये क्या है, ये किस चीज़ से बना है और ऐसा क्यों होता है। सो हम सब कुछ देखेंगे वाई एंड हाउ। अगर आपको नहीं पता है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसमें जो इसका फिलामेंट होता है ये किस मटेरियल का बना होता है और इसमें कौन सी गैसेस फिल होती हैं, सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। जैसा कि हमें पता है इसकी बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज़ है हमारी डेली लाइफ में। फॉर एग्ज़ाम्पल एसी का जो रिमोट होता है उसमें हम यूज़ करते हैं, टीवी के रिमोट में हम इलेक्ट्रिक सेल को यूज़ करते हैं। और ऐसे ही जो इलेक्ट्रिक सेल होता है ये
कौन सी एनर्जी को कन्वर्ट करता है किस एनर्जी में, तो ये इसके अंदर केमिकल एनर्जी होती है और इस केमिकल एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। कोई भी इलेक्ट्रिक सेल होता है उसके दो टर्मिनल्स होते हैं, मेनली पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। सो ये था इलेक्ट्रिक सेल के बारे में बेसिक कंसेप्ट। अब क्वेश्चन आप एक बार ट्राई सोचिएगा ऐसा क्यों होता है। फॉर एग्जांपल कोई भी रिमोट है, उसमें दो सेल डलते हैं, ठीक है, ये है सेल नंबर 1 और ये है सेल नंबर 2। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है अगर इस सेल का और ये नेगेटिव है, तो जो दूसरा सेल हम डालने वाले हैं वो हम रिवर्स पोजीशन में क्यों डालते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है, ऐसा क्यों है, तो ये आप सभी को सोचना है और बताना है कि रीज़न क्या है इसके पीछे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक बल्ब। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सबसे पुराने टाइम में यूज़ होता था, 10 से 15 साल पहले ये बल्ब, और इसमें एक अंदर की तरफ फिलामेंट होता है जो कि आप देख सकते हैं, ये इस तरह से बना हुआ है। यहाँ पे जो पोर्शन दिखा रखा है ये फिलामेंट है। सो ये किस चीज़ का बना होता है, कौन से मेटल का बना होता है, ये बना होता है टंगस्टन का। टंगस्टन का ही क्यों बना है, क्योंकि जो टंगस्टन है उसका मेल्टिंग पॉइंट, क्या मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, ये जल्दी से पिघलता नहीं है, इसीलिए हम बोलते हैं कि टंगस्टन का यूज़ क्यों किया जाता है, ताकि बल्ब जल्दी से फ्यूज़ ना हो। सो ये था टंगस्टन जो कि फिलामेंट को बनाने में यूज़ करते हैं। इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग कि टंगस्टन का सिंबल क्या है। इसका सिंबल है W। जैसा कि आपने सोडियम का देखा है, जैसे कॉपर है, कॉपर में हम डायरेक्ट Cu लिख देते हैं, नाम से ही जैसा नाम है वैसा ही सिंबल है, बट इसमें जैसा नाम है वैसा सिंबल नहीं है। तो क्वेश्चन आने के चांसेस यहाँ से रहते हैं कि टंगस्टन का सिंबल क्या है, तो टंगस्टन का सिंबल है W। उसके बाद बल्ब में कौन सी गैस फिल रहती है, बल्ब में मेनली इनर्ट गैस फिल रहती है जिसको हम नोबल गैस भी बोलते हैं। अब नोबल गैसेस कौन सी गैसेस होती हैं, वो गैसेस जो जल्दी से केमिकल रिएक्शन नहीं करती हैं और जल्दी से रिएक्ट नहीं करती हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ, उन गैसेस को हम बोलते हैं नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस। और इसीलिए बल्ब में नाइट्रोजन को फिल किया जाता है, आर्गन को फिल किया जाता है, क्रिप्टॉन को फिल किया जाता है। क्यों किया जाता है, ताकि जो ये फिलामेंट है ये अपने इन्वायरमेंट के साथ ऑक्सीडेशन का प्रोसेस ना हो, इसीलिए इन गैसेस को इसमें डाला जाता है। सो आई होप आपको इलेक्ट्रिक बल्ब का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं स्विच। स्विच क्या है, स्विच एक बेसिक सिंपल डिवाइस है जो कि हम यूज़ करते हैं किसी भी सर्किट को ब्रेक करने के लिए या फिर कंप्लीट करने के लिए, मतलब कि तोड़ने के लिए या फिर पूरा करने के लिए। सो इन वर्ड्स पे गौर कीजिएगा। जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए, आपको एक रूम की छत पे चढ़ना है, ठीक है, और उस पे चढ़ने के लिए कोई भी स्टेयर्स नहीं है, तो आप किसका यूज़ करेंगे, जो लकड़ी की सीढ़ी होती है उसको लगा लेंगे, ठीक है। अब जैसे ही आपने उस लकड़ी की सीढ़ी को ऐसे लगाया है टिल्ट करके, आप उस पर से चढ़े रूफ पर, आप रूफ पे जा चुके हो और उसको आगे कोई रिमूव कर देता है, उसको हटा देता है, तो क्या आप नीचे आ पाओगे, नहीं आ पाओगे। ऐसे ही जब सर्किट को ब्रेक कर देते हैं ना, तो जो करंट है वो फ्लो नहीं हो पाता है और जो भी अप्लायंसेस है, फॉर एग्जांपल बल्ब है या फिर फैन है, वो स्टार्ट नहीं होगा। तो सर्किट ब्रेक होने का मतलब क्या है, स्विच को आप ऑफ करते हैं और ऑफ करने पर सारा करंट रुक जाता है। और कंप्लीट कब होता है सर्किट, जब आप स्विच को ऑन करते हैं तो आपका सर्किट कंप्लीट हो जाता है और आपके अप्लायंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखते हैं कंडक्टर्स वर्सेस इंसुलेटर्स। सो कंडक्टर्स में कंडक्ट आ रहा है, कंडक्ट करना, कंडक्ट का मतलब किसी चीज को अलाउ करना, ठीक है। तो कंडक्टर्स कौन से मटेरियल्स होते हैं, कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जो अपनी बॉडी से करंट को फ्लो करने के लिए अलाउ करते हैं, ये परमिशन देते हैं कि हाँ करंट मेरे अंदर से फ्लो हो सकता है, तो उनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स। और जिनमें से करंट फ्लो नहीं होता है उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। सो इसमें से करंट फ्लो होता है और इसमें से करंट फ्लो नहीं होता है। अब आपको नेक्स्ट देखना है कुछ एग्जाम्पल्स।
कंडक्टर्स में मेनली एग्जाम्पल आता है ग्रेफाइट रोड का और पेंसिल लेड का। ये दोनों कंडक्टर्स हैं और इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं। अब आपने इसमें सुना होगा लेड, कई बार क्या पूछते हैं, डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि लेड का सिंबल क्या है। सो लेड का सिंबल होगा PB। ओके, याद रखना है, यहाँ पे हमने टंगस्टन का देखा था W होता है, लेड का क्या होता है PB। नेक्स्ट, इंसुलेटर में कुछ एग्जांपल्स आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लास, प्लास्टिक, रबर, कॉपर, एल्यूमिनियम, वुड एटसेट्रा। सो आपको ये ध्यान रखना है, मेनली ये दो एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रेफाइट रोड एंड पेंसिल लेड, ये दोनों कंडक्टर्स में आते हैं। नेक्स्ट इज, देखो हम जैसे जैसे टाइम बदलता है वैसे वैसे डिवाइसेस भी बदलती रहती है। सबसे पहले ये बल्ब आया था, ठीक है, बल्ब के बाद फिर ट्यूबलाइट आनी शुरू हुई, फिर ट्यूबलाइट में पाया गया कि उनमें एक डेंजर सब्सटेंस होता है जो कि है मरकरी, और ये हमारे लिए हार्मफुल होता है, इसलिए उनको भी हमने अवॉइड करना शुरू कर दिया, और वो ज़्यादा लाइट भी उस पर खर्च होती थी, एनर्जी कम मिलती थी। इसीलिए फिर एक नई चीज़ आती है जो कि है LED लेड, LED आई उसको हम बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म मोस्टली पूछी जा सकती है, लाइट, LED मीन्स लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा दिमाग खोलेगा, जैसा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग एक टीचर को इंटीग्रेट अप्रोच लेके पढ़ाना चाहिए। साइंस के साथ आप ये नहीं है कि साइंस ही पढ़ाएंगे, लैंग्वेज भी पढ़ा सकते हैं, SS भी पढ़ा सकते हैं। सो मैं ट्राई करूँगी आपको जनरल अवेयरनेस देने की इस कंसेप्ट के थ्रू। LED लाइट एमिटिंग डायोड ऐसी कौन सी स्कीम है जिसके अंडर इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कम रेट पे, तो वो है उजाला स्कीम। कौन सी है? उजाला स्कीम, जिस प्रधानमंत्री उजाला स्कीम, जिसके अंडर LED बल्ब्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब एक और कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो उजाला अगर LED बल्ब डिस्ट्रीब्यूट करता है तो उज्ज्वला योजना क्या है? उज्ज्वला योजना है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सिलेंडर्स, क्या? LPG सिलेंडर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बन गया, LPG की फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो जो सिलेंडर्स होते हैं वो किस स्कीम के अंडर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? वो होते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम, और LED किसके अंडर होती हैं? प्रधानमंत्री उजाला स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे कि वाटर जो है, पानी, वाटर का मतलब होता है पानी, ठीक है। क्या पानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? क्वेश्चन ध्यान से सुनेगा, वाटर, कैन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? तो आपका आंसर कुछ भी नहीं होगा, येस और नो में आप नहीं दे सकते हैं तब तक आपको ये नहीं पता है कि वाटर किस तरह का है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर अगर टैप वाटर है या फिर डिस्टिल्ड वाटर है या फिर रेन वाटर है, तो इन तीनों में ही जो कंडक्शन होगी वो अलग अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल, टैप वाटर में क्या होता है? आयंस होते हैं, कैल्शियम आयंस एंड मैग्नीशियम आयंस, और उन आयंस की वजह से जो वाटर है टैप वाटर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेता है। लेकिन जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो कैसा होता है? बिल्कुल प्योर होता है, इस वाटर में कोई भी सोल्ट नहीं मिलता है, और इसी वजह से जब कोई भी सोल्ट नहीं होता है तो इसलिए ये कंडक्ट भी नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी को। सो डिस्टिल्ड वाटर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट इज रेन वाटर। अब रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या नहीं करता है? फॉर एग्जाम्पल, हमने कई बार सुना है कि रेन जो होती है वो एसिडिक रेन होती है। सो एसिडिक रेन होने की वजह से उसमें कुछ आयंस होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। सो रेन वाटर क्या करता है? ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। टैप वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, डिस्टिल्ड वाटर में कोई भी साल्ट प्रेजेंट नहीं होता है इसलिए ये कंडक्ट नहीं करता है। रेन वाटर में एसिड्स, जैसे एसिडिक जो रेन होती है उसमें आयंस मिलते हैं, इस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेता है। आई होप आपको ये चैप्टर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा।